हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं आप सबों के लिए 10वीं के इकोनॉमिक्स का 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुका हूं। 5वां जो चैप्टर है इसका नाम है उपभोक्ता अधिकार यानी कि कंज्यूमर्स राइट्स। इस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन दोनों में से ये मेरा पहला पार्ट है, जल्द ही मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैंने इस पूरे चैप्टर को बेहतर तरीके से आपको समझाया है। जैसे कि उपभोक्ता अधिकार क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता को दिए गए अलग अलग अधिकार कौन कौन से हैं और वो उसका प्रयोग कब कर सकते हैं। साथ ही साथ कोपरा और जो कह सकते हैं हमारे लिए जागरूकता अभियान के लिए सरकार द्वारा दिए गए अलग अलग जो ट्रेडमार्क है वो सारी क्या है उनके विषय में बताए गए। तो अलग अलग चीज़ों को हम कवर किए हैं, जिससे न केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तैयारी बेहतर कर सकते हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ की जानकारी के लिए आप एक बार उस चैनल पर पड़े हुए मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ कोई सवाल आप मुझसे पर्सनल करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा या फेसबुक पर आकर के डायरेक्ट मैसेज के जरिए अपना पर्सनल सवाल भेज सकते हैं। चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाकर के समझते हैं 10वीं के 5वें चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वीडियो। आइए पढ़ते हैं 10वीं के इकोनॉमिक्स के 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पहला पार्ट। पहले पार्ट के लिए पहला प्रश्न हमारे सामने है, बाजार में हमारी भागीदारी किस रूप में होती है। बाजार जब जाते हैं तो हमारी जो भागीदारी वह 2 रूपों में होती है। या तो हम किसी उत्पाद को बेचते हैं और बेचने वाले को हम उत्पादक के रूप में मानते हैं, और दूसरा जो होता है वो खरीदता है, जिसे हम उपभोक्ता के रूप में मानते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा भी होता है जो इन दोनों पर नज़र रखता है कि आखिरकार जो बेची जाने वाली सामग्री है उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, वो हमारे सेहत के लिए सही है क्या नहीं है, और साथ ही साथ कहीं वो दुकानदार जो वस्तुओं को बेच रहा है, वस्तु का जो उत्पादक है वो जो ग्राहक है उसे ठग तो नहीं रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने बाजार में 3 तरह की भागीदारी होती है। पहले तो हम उत्पादक के रूप में होते हैं, दूसरा उपभोक्ता के रूप में होते हैं, और तीसरा निगरानी रखने वाले एजेंसी के रूप में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाजार में शोषण का रूप में, बाजार में शोषण किस प्रकार से होता है। शोषण का मतलब होता है आपके साथ धोखाधड़ी, आपको ठगना। ये चीज बाजार में शोषण का एक रूप है। आज बाजार में तरह तरह की वस्तुएं मिलती है, उसमें से कुछ वस्तुएं सिमिलर दिखती है, एक समान दिखती है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और लोग ठगने के लिए किसी भी वस्तु का डुप्लीकेट बना लेते हैं, जिससे आपसे अधिक कीमत वसूल सकता है। साथ ही साथ बहुत बार जो दुकानदार होता है वो कम वजन तोल करके आपको ठग लेता है। और सबसे खत्म और सबसे खराब स्थिति तब होती है जब आपको मिलावटी सामान बेचा जाता है। मिलावटी सामान आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और इसीलिए आप जब भी कोई सामान खरीदे तो वो मिलावटी है या नहीं है इसकी जानकारी आप एग मार्क की जगह कर सकते हैं, हॉल मार्क की मदद से कर सकते हैं। तो ये प्रतीक चिन्ह है जिसकी मदद से आप मिलावटी सामान को बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये विभिन्न तरीका है जिसके तहत बाजार में जो उपभोक्ता है उसका शोषण किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता आंदोलन आरंभ हुआ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्यों आरंभ हुआ ये आपको बताना है। देखिए, उपभोक्ता का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक मोबाइल खरीद रहे हैं तो आप मोबाइल का उपभोग कर रहे हैं और आप मोबाइल उपभोक्ता बन गए। अगर आप कोई भोजन खरीद रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, या फिर दुकान से कोई भी सामग्री खरीद रहे हैं तो आप क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। और मान लीजिए कि वो जो सामान है आपको पसंद नहीं आए। बहुत बार क्या होता है कि आप कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, ओके, तो मोबाइल फ़ोन खरीदने के बाद हो सकता है कि आप उस मोबाइल में गेम खेलना पसंद करते हैं, और उसमें जो गेम है आपका बिल्कुल ही अच्छा से नहीं चल रहा है, आपका गेम क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। हो सकता है कि आपको उस फ़ोन का जो कैमरा है वो पसंद नहीं आया, हो सकता है कि उसका डिस्प्ले आपके लिए हानिकारक हो सकता है उसका बैटरी लाइफ बेहतर नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें से आप क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं। आपको वो फ़ोन धीरे धीरे खराब लगने लगेगा और आपको वो फ़ोन बेकार लगने लगेगा। तो जब कभी कोई भी व्यक्ति उत्पादक से असंतुष्ट हो जाता है तब जाकर के लोगों ने क्या किया, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कर दी। पहले लोग इसी तरह से असंतुष्ट होते थे, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। अगर आपको खराब मोबाइल दे दिया गया तो आप उसे नहीं घुमा सकते हैं। और आज हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी वस्तु खरीदते हैं
आपके पास 7 दिन का वैलिडिटी रहता है, आप 7 दिन में उसे क्या कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो फंडा है, ये जो तरीका है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आप 7 दिन उस मोबाइल को यूज करके ये देख सकते हैं कि वो आपके लिए सही है या नहीं है, और फिर अंततः आप उसे क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अगर आप उससे असंतुष्ट हैं। लेकिन जब दुनिया में उपभोक्ता आंदोलन नहीं हुआ था, उससे पहले ये चीज़ आप नहीं कर सकते थे, और इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा असंतोष थे, और इसी असंतोष के कारण लोगों ने उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता से असंतोष के माफ कीजिए, यहाँ पर गलत लिखा गया, उत्पादक से असंतोष के कारण क्या हुआ, वो कह सकते हैं उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। ए नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये सही जवाब है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि किस दशक मतलब होता है डीके, मतलब 10 साल का समय को हम दशक कहते हैं। ओके, 2001 से लेकर के 2010 तक का साल जो है वो एक दशक होगा। 2011 से लेकर के 2020 तक का जो होगा वो 2 दशक होगा। तो अभी हम लोग 2 दशक पार कर चुके हैं और 2021 में पहुंच चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया कि किस दशक में भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ है। तो 1960 के दशक में दुनिया भर में उपभोक्ता आंदोलन शुरुआत हुआ, यानी कि दुनिया के जो उपभोक्ता थे वो सामान से असंतुष्ट होने लगे और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। और वो समय कौन सा था, 1960 का दशक। 1960 के दशक का मतलब हुआ 1950 से लेकर के 1960 का जो समय है वो 1960 के दशक के रूप में जाना जाता है। तो इस समय उपभोक्ता आंदोलन बहुत ही तेजी से दुनिया में फैलने लगा और उपभोक्ता अपने अधिकार की मांग करने लगे। वो बोलने लगे कि अगर हम किसी सामान से असंतुष्ट है तो उसके लिए कुछ बातें हमारे लिए जरूरी होना चाहिए, और इसके लिए अलग अलग देश ने अलग अलग नियम कानून बनाए। तो 1960 के दशक में अभी उपभोक्ता आंदोलन शुरुआत हुआ है, अभी इसके विषय में नियम कानून नहीं बने। बहुत आगे चल करके लगभग संयुक्त राष्ट्र संगठन ने आगे चलकर इसमें नियम कानून बनाए, और कब जाकर के बनाया, 1985 में। इसलिए यहाँ पर सवाल पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र को हम यूएन कहते हैं। ओके, और यूएन में जो कानून बनता है उसे पूरी दुनिया को मानना पड़ता है और पूरी दुनिया उस नियम को फॉलो करती है। तो संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के दिशा निर्देश को कब अपनाया, कब उनको लगा कि उपभोक्ता के लिए कोई दिशा निर्देश नियम कानून बनाया जाना चाहिए, तो उन्होंने 1985 में इसके लिए दिशा निर्देश का कह सकते हैं आह्वान किया। उन्होंने दिशा निर्देश बनाए ताकि हम जैसे उपभोक्ता, जिसे कोई वस्तु अगर पसंद नहीं आया तो हमें वो उसकी सुरक्षा मिल सके, हम उसको क्या कर सके, वापस कर सके। अब प्रश्न एक और बनता है कि आखिरकार भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना। अगर उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई है तो भारत में भी उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कोई नियम कानून, कोई अधिनियम पारित हुआ होगा, तो वो कब पारित हुआ। तो 1985 के एक साल बाद जब यूएन में ये बातें हुई, उसके बाद 1986 में भारत में उपभोक्ता आंदोलन या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अगला सवाल है कि कोपरा क्या है। तो कोपरा क्या है, उपभोक्ता का संरक्षण के लिए बनाया गया कानून को ये कोपरा कहते हैं। कोपरा को हम लोग इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं इंग्लिश में। अब इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा, हिंदी में हम इससे बोलेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ओके, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ए नंबर में लिखा गया है। ए नंबर इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। इसे ही हम कह सकते हैं कोपरा के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ही शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, कोपरा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती है। सबसे पहले देखते हैं विवाह का पंडाल। मान लीजिए कि विवाह में बनाया गया पंडाल आपको पसंद नहीं आया, तो किस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, ये आपके पसंद नापसंद की बात है, तो ये उपभोक्ता संरक्षण में आ जाएगा। जी हाँ, उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। आपने उसे मान लीजिए कि 50,000 रुपये दिए पंडाल बनाने के लिए, और उसने मात्र 20,000 रुपये का पंडाल बना के आपके सामने रख दिया, बोला यही वाला 50,000 का है। तो आपके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ है 30,000 का। तो इस तरह से विवाह का पंडाल किस में आ जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण में आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी दवाई आप लेते हैं चिकित्सा से और वो एक्सपायर है। ओके, तो एक्सपायरी दवाई आपको क्या आपके लिए हानिकारक है, उसमें जो जितना दिन तक उसका वैलिडिटी है वो खत्म हो चुका है, और अगर आप उस दवाई को खाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ कह सकते हैं डैमेज होगा। तो ये किस में आ जाता है, ये भी उपभोक्ता संरक्षण में आ जाता है। मान लीजिए कि एक खाद्य तेल है, खाने वाला तेल, जैसे सरसों का तेल है, वो अगर आप खाते हैं तो क्या होता है, वो उससे आप मान लीजिए कि उसमें मिलावट किया हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं दिक्कत करेगा। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण में आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। उपभोक्ता को कौन सा अधिकार प्राप्त है। सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार।
मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई भी मेडिकल सुविधा लेते हैं तो उस मेडिकल सुविधा से आपको कहीं क्षति नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी दवाई क्यों लेते हैं? दवाई लेते हैं ताकि आपका जो सेहत है वो ठीक हो सके। मान लीजिए कि कहीं से आप दवाई लेते हैं और आपका सेहत ठीक होने की वजह से सेहत आपका बिगड़ने लगता है, तो आपकी सुरक्षा को क्या हो रहा है? क्षति पहुंच रहा है। तो ये आपका अधिकार है कि आप किसी भी वस्तु का उपयोग करें तो उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। मान लीजिए कि आप एक मोबाइल खरीदते हैं और मोबाइल कुछ समय के बाद ही खराब हो जाता है, तो आप वो मोबाइल को बनाने वाले की सुरक्षा की गारंटी आपको देना होगा कि ये जल्दी खराब नहीं होगा, और इसीलिए हमें 1 ईयर्स की वारंटी गारंटी मोबाइल में दी जाती है। तो ये सुरक्षा का अधिकार है। दूसरा, हमें जानकारी मिलना चाहिए। जानकारी का मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल का ही लेते हैं तो मोबाइल में क्या क्या चीज़ें लिखी रहती है कि इसमें एक सिम लगने वाला मोबाइल है, इसमें मेमोरी कार्ड भी लगेगा, इसमें बैटरी जो है 5000 mAh का है, इसमें जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये एक गेमिंग फ़ोन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको जानकारी दी जाती है एक मोबाइल लेते समय। उसी प्रकार से जब कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक चिप्स खरीदते हैं या फिर मान लीजिए कि आप चावल खरीदते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हो, तो उसमें दवाई में क्या होता है? एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है, कब वो बना है वो चीज़ लिखा रहता है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई रहती है। तो ये चीज़ क्या है? ये जानकारी है। हमें जानकारी पाने का अधिकार है कि उसमें कितना चीज़, कह सकते हैं कौन कौन सी सारी चीज़ें मिली गई है। साथ ही साथ जानकारी के तहत आजकल हमें MRP भी देखने को मिलता है कि कितना इसका प्राइस है, मैक्सिमम कितना प्राइस इसका लिया जा सकता है। और अंत में चुनने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप दुकान में गए और आपको बोला कि ये वाला ले लीजिए, ये एकदम बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको चुनने का अधिकार है। फॉर एग्जांपल में बहुत सारे प्रचार में दिखाता है कि ये लीजिए साधारण नमक, तो बोलता है साधारण नमक नहीं मुझे चाहिए टाटा नमक, तो ऐसे प्रचार करता है। तो उसमें उस महिला के पास चुनने का अधिकार है, इसलिए वो साधारण नमक लेने से क्या कर देती है? इनकार कर देती है। उसी प्रकार से बहुत सारे प्रचार में साधारण डिटर्जेंट पाउडर बोलता है, तो बोलता है नहीं मुझे टाइट प्लस डिटर्जेंट पाउडर चाहिए। तो इस तरह से आपके पास चुनने का अधिकार है। आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको दुकानदार ये नहीं बोल सकता है कि आप एक काम कीजिए ओप्पो का ही मोबाइल लीजिए, बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं कि MI का फ़ोन लीजिए, सैमसंग का फ़ोन लीजिए, एक काम कीजिए एप्पल वाला ले लीजिए, तो ये आपको नहीं बोल सकता है। आपके पसंद पर डिपेंड करता है, आपको जो पसंद होगा आप वो मोबाइल खरीदिएगा, और इस अधिकार को हम चुनने का अधिकार कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे अधिकार हैं, इसलिए इस प्रश्न का जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके अलावे भी हमारे पास 2 और अधिकार है, कुल मिलाकर के हमारे पास 5 अधिकार है। तो अगला जो अधिकार है इसके अलावे चौथा है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, और 5वां है कि इन सभी अधिकार का अगर आपके पास पालन नहीं होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, वो 5वां अधिकार है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जन सूचना अधिकार। इस जन सूचना अधिकार को हम RTI एक्ट कहते हैं। ये कब पारित किया गया था आपको बताना है। RTI के लिए हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन, जन सूचना अधिकार यानी कि सूचना पाने का अधिकार। अब आपके पास सूचना पाने का अधिकार है, जैसे कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो उसके पैकेट में तरह तरह की जानकारी दी जाती है, जैसे कितना दाम है, कब बना है, कब इसका एक्सपायरी डेट है, इसे हम सूचना पाने का अधिकार कहते हैं। इतना नहीं, अगर आपकी सरकार, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ऐसा बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, चलिए जो ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करते हैं ग्रामीण विकास में, तो अब कुछ समय के बाद आप सरकार से ये पूछ सकते हैं कि जो 2 लाख करोड़ रुपए आपने पास किए थे, हमें बताइए कि वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, क्योंकि ग्रामीण का विकास नहीं हुआ है। ये हमारा अधिकार है, हम ये जानकारी मांग सकते हैं। तो ये जन सूचना अधिकार के अंतर्गत आता है। आप सरकार से भी सवाल कर सकते हैं कि आखिरकार ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, किन किन जगहों पर कितना पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि आपके गाँव का विकास नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये एक एक्ट पारित किया गया था, और ये एक्ट कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता न्यायालय कार्यरत है? भारत में कौन कौन सा न्यायालय है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, जी हाँ भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय है। दूसरा है राज्य उपभोक्ता न्यायालय, जी हाँ भारत में राज्य उपभोक्ता न्यायालय है। तीसरा है जिला उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम भी है, जिसे जिला उपभोक्ता न्यायालय भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आखिरकार हमें इतने सारे न्यायालय की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका भी कारण है। जिला न्यायालय सबसे छोटा न्यायालय, सबसे निचला स्तर वाला है, और इसमें वही मामले लिए जाते हैं जो 20 लाख से नीचे की बात होती है। अगर आपका मामला 20 लाख से कम का है तो आप जिला न्यायालय में जाइएगा। मान लीजिए कि आपसे अभी थोड़ी देर पहले पंडाल वाली बात बोले थे, तो पंडाल वाले में आपको कितना का नुकसान हुआ था? 30,000 रुपये का नुकसान हुआ था। तो इस 30,000 के लिए आप किस में जाइएगा? जिला उपभोक्ता फोरम में जाइएगा अपने केस को लेकर के। ओके, आप केस करने के लिए क्यों जाते हैं? जब आप
किसी कह सकते हैं वस्तु से असंतुष्ट होते हैं तब आपको न्यायालय जाना पड़ता है। मान लीजिए कि आप दुकानदार से, मान लीजिए पंडाल वाले से आपने बहस कर दिया और वो आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो आप इसके लिए कहाँ पर जाइएगा? न्यायालय जाइएगा। तो आपका जो मामला है वो 20 लाख से कम है, इसलिए आप जिला उपभोक्ता न्यायालय जाइएगा। इसी प्रकार से अगर आपका जो मामला है वो 20 लाख से प्लस की बात है, 20 लाख से प्लस अगर बात है, तो आप कहाँ पर जाइएगा? राज्य उपभोक्ता न्यायालय जाइएगा। लेकिन कहाँ तक? 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जो बात होता है वो हमारे माफ कीजिए, राज्य उपभोक्ता न्यायालय में सुनी जाती है। लेकिन अगर आपका मामला 1 करोड़ से प्लस का हो जाएगा तब जिला न्यायालय में, माफ कीजिए, राज्य न्यायालय में इसकी बात नहीं होगी, आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे देश में विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे कह सकते हैं ठगों ने क्या किया? करोड़ों रुपए का नुकसान किया, 900 करोड़, 1000 करोड़। तो ये बड़ा रकम है, 1 करोड़ से प्लस है, तो ये कहाँ पर जाएंगे? राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में जाएंगे और इसकी बात कहाँ पर सुनी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग रकम के लिए आपको अलग अलग न्यायालय की जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत में ये सभी उपभोक्ता न्यायालय मौजूद है। अगला सवाल है कि सामान खरीदते समय उपभोक्ता का मुख्य कर्तव्य क्या है? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, बहुत जरूरी है। आप न केवल ये हमारे लिए पढ़ने के लिए जरूरी है, बल्कि ये जानकारी के लिए बहुत ही अहम है। आप एक उपभोक्ता है क्योंकि आप तरह तरह की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं, यानी कि उसका प्रयोग करते हैं। तो आपका मुख्य कर्तव्य क्या है? जब भी आप किसी सामान को खरीदते हैं तो आपके सामने मुख्य कर्तव्य है कि कोई भी सामान अगर आप खरीदें तो उसका रसीद लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि रसीद जब तक आप नहीं लेते हैं तो क्या होता है, आपको सही सामान नहीं मिलता है। तो आप रसीद जरूर मांगिएगा। और साथ ही साथ मान लीजिए कि आगे कभी भी आपको कोई दिक्कत हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मैंने एक स्पीकर खरीदा, ठीक है, स्पीकर बजाने वाला ब्लूटूथ वाली स्पीकर होता है, मैंने उसे 700 रुपये में खरीदा। और वही स्पीकर जब मैंने अपने दोस्त से पूछा, सेम स्पीकर, उन्होंने बोला कि मैंने ये स्पीकर 500 रुपये में खरीदा। तो मेरे साथ कितने का धोखाधड़ी हुआ? मुझे 200 रुपये ठग लिया गया। अब अगर मेरे पास रसीद है तो मैं उनको दिखा सकता हूं कि मैंने ये सेम स्पीकर कितने में खरीदा? 500 रुपये में खरीदा। लेकिन मेरे दोस्त के पास रसीद है ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे कि मेरे दोस्त ने 500 में खरीदा और आपने 700 खरीदा? तो मेरे दोस्त के पास अगर रसीद रहता तो मैं उनको ये चीज दिखा सकता था कि ये वाला स्पीकर 500 रुपये में मिलता है और आपने 700 रुपये मुझसे ले लिए, और 200 रुपये आप आपने क्या लिए? ज्यादा ले लिया। चूंकि मेरे दोस्त के पास रसीद नहीं था इसलिए मुझे वो पैसे देने पड़े। इसलिए आप जब भी कभी सामान खरीदते हैं तो आप रसीद जरूर रखिएगा। तो ये आपका मुख्य कर्तव्य है। इस प्रश्न का सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं कि भारत में किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, इसे लागू किया गया था लोगों के लिए। अगला सवाल है कि खाद्य सामग्री, खाद्य का मतलब होता है खाने वाले पदार्थ, जितने भी खाने वाले पदार्थ होते हैं उनका मानक निर्धारण। मानक निर्धारण का मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी गुड है कि नहीं है, उसमें जो सामान है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है कि नहीं, ये सारी चीजों को मानक निर्धारण कहते हैं। तो इनको चेक करने वाली संस्था कौन सी है? तो इनको जो चेक करता है हम उसे एग मार्क कहते हैं। और इसीलिए कोई भी खाने का पदार्थ अगर आप लेते हैं और अगर आप बेस्ट क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो उसमें एग मार्क वाला लोगो जरूर देखिएगा। अगर एग मार्क का लोगो है तो आप समझ लीजिए वो सही मार्का लगा हुआ है। उसी प्रकार से अगर ISI लिखा हुआ है किसी बिजली के उपकरण में, कोई भी बिजली का उपकरण लेते हैं, स्विच लेते हैं, बोर्ड लेते हैं या प्लग लेते हैं, तो उसमें अगर ISI लिखा है तो समझ लीजिए वो बढ़िया है। बिजली के उपकरण की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वाला जितना भी इंस्ट्रूमेंट होगा। हॉलमार्क किस में होता है? सोना चांदी वगैरह जब आप लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, किताब वगैरह में भी क्या होता है? हॉलमार्क लगा हुआ रहता है। तो ये किसी वस्तु को परखने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से ISO का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी जो मानक संस्था निर्धारित करता है कि इसको क्वालिटी गुड है कि नहीं। तो इस तरह से अलग अलग जो कह सकते हैं वस्तु है उसका चेक करने का जो मार्का है अलग अलग है। तो एक मार्क किसको चेक करता है? खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ को चेक करता है। अगला प्रश्न है कि आभूषणों को मानक निर्धारण करने वाली संस्था कौन है? आभूषण को कौन चेक करता है? तो आभूषण में हॉल मार्क लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा। आभूषण में मुख्य रूप से जैसे सोना चांदी ये सारी चीजें आता है, तो इसमें जो भी बेस्ट क्वालिटी का होगा उसको चेक करता है कौन? हॉल मार्क जो है वो चेक करता है।
अगला प्रश्न है कि प्रत्येक उत्पाद पर MRP मूल्य लिखा होता है, इसका अर्थ क्या होता है। MRP लिखा हुआ रहता है, हम देखते हैं MRP देख के ही कोई प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम खरीदते हैं कि हाँ इसका दाम कितना है, इसका दाम है 40 रुपये, MRP 40 रुपये लिखा है तो चलिए 40 रुपये इसका दाम होगा। तो इस MRP का मतलब क्या होता है, M फॉर होता है मैक्सिमम और R फॉर क्या होता है रिटेल एंड P फॉर क्या होता है प्राइस, इसे हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। और इस मैक्सिमम से आप हो सकता है कि आप इससे कम दाम भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम होता है अधिकतम, इससे अधिक कोई नहीं लेता है। इससे अगर अधिक ले रहा है तो गलत ले रहा है, इससे आप कम ले रहा है तो सही बात है, तो इसे हम MRP कहते हैं। अगला है कि वस्तुओं को खरीदते समय क्रेता को किस प्रकार का चिन्ह या लोगो ध्यान देना चाहिए। वस्तुओं को खरीदते समय तो कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो आपको दो चीज देखना पड़ेगा, ISI लिखा हुआ है या नहीं, या फिर एग मार्क लिखा हुआ है कि नहीं, ये वस्तु के लिए। और आभूषण के लिए क्या था, आभूषण के लिए था हॉलमार्क का। ओके, किताबों और आभूषणों के लिए उसमें हॉलमार्क लिखा हुआ रहता है। तो ISI और एग मार्क आप किसी भी वस्तु को खरीदते समय जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया में प्रमुख समस्या क्या है। उपभोक्ता निवारण समस्या, मान लीजिए कि उपभोक्ता को ठग लिया गया है तो आपके पास समस्या क्या है। जैसे कि अभी आपको बताएं कि मैंने जो ब्लूटूथ वाली स्पीकर खरीदा था उससे हमको कितना ले लिया था, 700 रुपये लिया था, और मुझे कितने रुपये का नुकसान हुआ था, 200 रुपये का हुआ था, क्योंकि सेम स्पीकर 500 रुपये में मेरे दोस्त ने खरीदा था। अब सबसे पहला चीज है कि इसमें अगर आप केस करने के लिए जाइएगा, इसके कह सकते हैं विपरीत में, तो आपको ये जो केस है वो ज्यादा खर्चीला होता है, इसलिए लोग जो है इसके बदले में उपभोक्ता न्यायालय नहीं जाते हैं। दूसरा चीज, आप प्रमाण नहीं जुटा पाते हैं, जैसे कि अभी मेरे दोस्त के पास रसीद बिल्कुल भी नहीं था और इसीलिए हम प्रमाण नहीं जुटा पाए थे। तीसरा है बहुत ही अधिक समय लगता है और इसीलिए भी लोग क्या करते हैं, छोड़ दो 200 रुपये वाला बातें, हटाओ इसको। तो इस तरह से उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जो है इसमें ये सारी समस्या है, और ये समस्या जिस दिन खत्म हो जाएगा उपभोक्ता के साथ शोषण भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, डी नंबर में हो जाएगा उपयुक्त सभी, यहाँ पर डी नंबर गलत लिखा हुआ है और इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि लिखा है कि गैस कनेक्शन लेते समय विक्रेता उपभोक्ता को अपना चूल्हा लेने के लिए कह सकते हैं किसके अंतर्गत विवश नहीं कर सकता है। अभी बहुत बार ऐसा सुनने में आया था कि जब भी आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो आपको उसके साथ गैस चूल्हा भी लेने के लिए बोला जाता है, तो आपको वो विवश नहीं कर सकता है। ये नहीं कि नेसेसरी आपको अगर हमारे पास गैस कनेक्शन लोगे तो तुमको चूल्हा लेना ही पड़ेगा, ऐसा वो नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपको चुनने का अधिकार है। आपको चुनने का अधिकार है कि मुझे ये वाला गैस चूल्हा बिल्कुल ही खराब क्वालिटी का है, आप तो पैसा भी ले रहे हैं 1000 रुपये और क्वालिटी भी बिल्कुल खराब दे रहे हैं, बाजार में इसी 1000 रुपये में बढ़िया वाला गैस चूल्हा मिल सकता है, तो हम आपका वाला क्यों ले। तो इस तरह से आप उसको इनकार कर सकते हैं गैस चूल्हा नहीं ले करके। ओके, तो इस तरह से गैस कनेक्शन लेते समय अगर आपको चूल्हा लेने के लिए विवश कर रहा है तो आप मना कर सकते हैं, वो आपसे ज्यादा जिद नहीं कर सकता है। ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है, चुनने के अधिकार के अंतर्गत आता है, और इसे ही हम चयन का अधिकार कहते हैं। चयन का अधिकार, अलग अलग अधिकार है, ओके, हमें दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता के किस अधिकार का उल्लंघन होता है, और यहाँ पर आपको बताना है कि उपभोक्ता का कौन सा अधिकार का उल्लंघन होता है। यदि उपभोक्ता अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। क्षति की पूर्ति, क्षति का मतलब होता है डैमेज। मान लीजिए कि आपका कोई चीज वस्तु डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करना, तो क्या कहलाता है, क्षतिपूर्ति कहलाता है। मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल लिया और वो मोबाइल का बैटरी बैकअप बिल्कुल भी कम दे रहा है, तो ये आपके साथ क्षति हो रहा है, और इसकी पूर्ति के लिए आप कहाँ जाते हैं, मोबाइल के केयर में जाते हैं कि देखिए मेरा मोबाइल बिल्कुल भी बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। तो क्षतिपूर्ति के लिए क्या होता है, निवारण किया जाता है। मान लीजिए कि आप दुकान में गए और आप वहां पर मैगी खरीदे, ओके, एक तो मैगी खरीदे, मैगी, और मैगी में क्या होगा कि उसमें मसाला ही नहीं निकल रहा है, या फिर वो बिल्कुल ही बेकार है, चूहा काट दिया, तो वो क्या हो गया, आपके साथ क्षति हुआ है, और आप दुकानदार को बोलेंगे नहीं ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इसे घुमा करके दूसरा दीजिए। तो आपके पास क्षति की पूर्ति हुई है और इसका निवारण क्या करना जरूरी है, और इस अधिकार को हम क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार कहते हैं। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्न पढ़ लिए, और 20 प्रश्न का पीडीएफ भी आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और अजीत कुमार ऑफिशियल को टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, वहां पर मिलेगा आपको इन सारे वीडियोज का पीडीएफ। जल्दी ही मैं 5वां चैप्टर खत्म कर दूंगा और सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अगर कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप मुझे पर्सनल सवाल इंस्टाग्राम पर आकर के पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।